हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, यानी कि एसी थ्योरी। एसी का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अल्टरनेटिंग करंट के। कल की क्लास में हमने जो है इंडक्टर वाला टॉपिक जो अपना कंप्लीट कर लिया था, और आज से शुरू करने जा रहे हैं हम एसी थ्योरी। एसी थ्योरी जो है बहुत ही लंबा चैप्टर चलने वाला है अपना, ठीक है ना दोस्तों। काफ़ी क्लास होंगी जो हमें एसी थ्योरी की करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हरियाणा ALMS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस बैच से लगातार जुड़े रहिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा टाइम को खराब ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, एसी करंट होता क्या है। जिस धारा की दिशा और मान एक निश्चित दर पर परिवर्तित होता है, क्या कहलाते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहलाते हैं। कैसी? ऐसी धारा जिसका मान हर समय, जिसका मान और दिशा हर समय बदलती रहे, उसको हम एसी करंट कहते हैं। ये देखिए, इसकी चार वेव होती हैं, तीन वेव होती है, साइन वेव, स्क्वायर वेव और सॉटूथ वेव। ये होती है साइन वेव, ये है स्क्वायर वेव और ये है सॉटूथ वेव। लेकिन हमें किसको पढ़ना है? हमें पूरे चैप्टर में जो है साइन वेव को आधार मानकर चलना है, ठीक है। हाँ, जब भी एग्जाम में कोई सवाल पूछा जाएगा वो साइन वेव से ही पूछा जाएगा, ना कि स्क्वायर वेव से और सॉटूथ वेव से। ये केवल दर्शाने के लिए होती हैं, लेकिन जो पढ़ना होता है हमें हमें पढ़ने के लिए साइन वेव का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। साइन वेव को हम ना पहले एक बार विस्तार से समझ लेते हैं, होता क्या है साइन वेव। देखिए, मान लीजिए ये एक वेव है, ठीक है दोस्तों। ये किसको दर्शा रहा है? ये जो अक्ष है ये वोल्टेज या फिर करंट के मान को दर्शाएगा। जो ये अक्ष है, ये वाला अक्ष, ये वोल्टेज या फिर करंट के मान को दर्शाएगा। और जो ये वाला अक्ष है ये है टाइम को दर्शाएगा, यानी कि समय को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। इस वेव को देखकर हम क्या समझते हैं? जो ये धारा या फिर वोल्टेज है, समय के साथ जो है इसके मान और दिशा में परिवर्तन होता है। ये देखिए, हर समय जो है अपना मान और दिशा ये परिवर्तित करती रहती है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए जीरो जीरो होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कितना होगा? पाई। यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर 3 पाई, ठीक है दोस्तों। अब किसी भी, मान लीजिए ये कौन सी है जो इसका ऊपर गया, सबसे ऊपर वाला जो मान होता है इसको हम बोलते हैं VM, यानी कि वोल्टेज का मैक्सिमम मान। या फिर हम कैसे कह सकते हैं? IM, यानी कि करंट का मैक्सिमम मान। इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम मान, ठीक है। जहां पर वोल्टेज या करंट अपने मैक्सिमम मान पर पहुंचते हैं उसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और ये जो नीचे मैक्सिमम वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं माइनस का मैक्सिमम वोल्टेज, या फिर माइनस में मैक्सिमम करंट, ठीक है दोस्तों। ये होता है ये मैक्सिमम में लोएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है दोस्तों। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है जो ऊपर पॉजिटिव में होती है। उम्मीद है आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अब अगर एग्जाम में पूछ ले कि वोल्टेज या करंट साइन वेव में अपने मैक्सिमम मान पर कब पहुंचती है, ये देखिए यहाँ पर पहुंची है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, ये कितना आएगा? ये आएगा पाई/2। कितना आएगा? पाई/2 पर। और पाई पर कितना होगा? पाई पर होगा 0 मान। वोल्ट आपसे पूछ ले कि पाई पर, यानी कि 360 डिग्री के या 180 डिग्री के एंगल पर वोल्टेज का मान कितना होगा? कितने मान पर? 180 डिग्री के मान पर वोल्टेज का मान कितना होगा? हम कहेंगे 0 होगा। करंट का मान कितना होगा? वो भी 0 होगा, ठीक है। और पूछ ले कि 90 डिग्री के एंगल पर, किसके? 90 डिग्री के एंगल पर वोल्टेज या करंट का मान कितना होगा? VM या फिर IM, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगा। कभी कभी एग्जाम में सवाल आ जाता है कि साइन वेव में मैक्सिमम मान वोल्टेज का कितने डिग्री के एंगल पर आता है? हमने देखा 90 डिग्री के एंगल पर आता है, ठीक है दोस्तों, पाई/2। आप सभी ने 10th क्लास में एक टेबल भी पढ़ी होगी जिसमें हम साइन 0 पर, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? आप देख सकते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0।
साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी, 0। साइन 360 की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है दोस्तों, यहां से हम समझ सके जितना भी 180 के गुणज हो गए ना, 180 के गुणज, उस पे साइन 0 का, साइन का मान हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, 0 ही होगा। और हमसे पूछ ले जी कि साइन 90 पर कितना मान होगा, साइन 90 पर होगा 1। आप सभी ने टेबल पढ़ी होगी 10th क्लास में, साइन 90 पर कितना मान होता है, 1। और जो ये 1 है ये मैक्सिमम मान होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। उम्मीद आप सभी को साइन वेव का जो मेन पार्ट था वो समझ आ गया होगा। वैसे तो हम पूरे चैप्टर में ही इसी के ऊपर पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा बेसिक था साइन वेव का। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे क्या है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या होता है, यानी कि एसी करंट और डीसी करंट में अंतर क्या होता है। इसकी धारा का परिणाम व दिशा का मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। हम सभी ने देख लिया है, जो समय के अनुसार जो है एसी करंट अपना मान और दिशा में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, लेकिन डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट में धारा का परिणाम व दिशा का मान जो है समय के साथ अपरिवर्तित होता है, यानी कि बदलता नहीं है। जैसे जैसे देखिए समय बदल रहा है, लेकिन ना तो इसकी धारा की मान बदल रहा है और ना ही दिशा बदल रही है। समय के अनुसार समय बढ़ रहा है, लेकिन ना तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ना इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये नियत रहता है। और क्या है, इसकी आवृत्ति, एसी करंट की आवृत्ति क्या है, भारत और ब्रिटिश में जो है 50 हर्ट्ज ली मानी जाती है, ली होती है। और अमेरिका में कितनी होती है, यूएसए में होती है 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, आवृत्ति कितनी होती है, भारत और ब्रिटिश में 50 हर्ट्ज और अमेरिका में 60 हर्ट्ज। लेकिन डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट की जो आवृत्ति है, यानी हर्ट्ज जो होती है वो 0 होती है। कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज। डीसी में होती है 0 हर्ट्ज। इसमें संचरण तथा वितरण के लिए वोल्टता को कम या ज्यादा ट्रांसफार्मर से किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। क्या है, एसी की जो वोल्टेज है उसको कम या ज्यादा जो है ट्रांसफार्मर की मदद से आसानी से किया जा सकता है। और डीसी में वोल्टता को बढ़ाने के लिए तो डीसी श्रेणी जनित्र यानी कि डीसी सीरीज जनरेटर का यूज किया जाता है। और कम करने के लिए प्रतिरोधों के समूह का प्रयोग किया जाता है। इसमें थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया होती है वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए। ठीक है, एसी में आसानी से वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसमें जो शक्ति है, पावर होती है, VI cos फाई होती है, VI cos फाई होती है। इसमें जो शक्ति होती है P बराबर VI होती है। आगे हम चैप्टर में समझेंगे कि cos फाई यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसको एक जगह स्टोर नहीं किया जा सकता, एसी को जो है कहीं पर स्टोर नहीं किया जा सकता। इसको जनरेट करने के तुरंत बाद यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसको जो है एक जगह स्टोर नहीं किया जा सकता। और जो डीसी है इसको सेल व बैटरी में स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है, डीसी को स्टोर किया जा सकता है। इससे क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग व बैटरी चार्जिंग नहीं की जा सकती। एसी से जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग जो है नहीं किया जा सकता। लेकिन डीसी से क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग व बैटरी चार्जिंग की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, एसी में क्या है, धारा का घनत्व परिवर्तित होता रहता है। ये क्या है, करंट के मान पर निर्भर करता है कि धारा का घनत्व जो है धारा के मान पर निर्भर करता है। लेकिन जो डीसी है उसमें धारा का घनत्व नियत रहता है। क्या है, धारा का घनत्व जो है नियत रहता है। क्या है, धारा का घनत्व किसके अनुसार परिवर्तित होता है, I/A। आई को क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, करंट, और ए मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया को डिनोट करता है। किसको, एरिया को। आई करंट को, ए एरिया को। इसका धारा का घनत्व यहाँ से क्या क्या मात्रक हो गया, यहाँ से बन गया एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, तार में अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। किसमें, एसी में जो तार यूज होती है उसका इंसुलेशन जो है ज्यादा आवश्यकता होती है उसकी। ठीक है, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी में कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है समान मान पर। क्या है, समान मान पर, यानी कि अगर 220 वोल्ट एसी में यूज हो रहा है, अगर हम 220 वोल्ट डीसी में यूज करेंगे तब की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कम और ज्यादा की। इसमें अधिक मान का विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। एसी में जो है ज्यादा मान का उत्पादन किया जा सकता है। कितना, 11 किलो वोल्ट, यानी कि 11,000 वोल्ट का जो है उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन डीसी में क्या है, डीसी में कम मान का विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। आगे कहता है, समान मान पर
जीवन रक्षा की दृष्टि से एसी कम खतरनाक है। जो लोग बार बार कंपेयर करते हैं ना, एसी ज़्यादा खतरनाक होती है, डीसी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो पॉइंट जो है यहाँ पर दिया हुआ है। समान मान पर जो है एसी जो है कम खतरनाक होती है, लेकिन डीसी क्या है, डीसी जो है जीवन रक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही अधिक खतरनाक होती है। कब होती है, जब हम समान मान को देखें तो। समान मान की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि घरों में जैसे 220 वोल्ट आ रही है तो एसी का मान तो 220 वोल्ट ले लिया, और घरों में जैसे 12 वोल्ट की 24 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं, आप लोग कहेंगे उसके तो हम टर्मिनल पर हाथ लगा देते हैं, उससे तो कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है समान मान पर, यानी कि 220 अगर वोल्ट हमने एसी की ली है ना, तो हम डीसी की भी 220 वोल्ट लेंगे अगर कंपेयर कर रहे हैं। तो ज़्यादा खतरनाक कौन सी होगी, डीसी खतरनाक होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी जो है फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 0, और एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। यानी कि वो जो है हर समय जो है अपनी मान और दिशा में परिवर्तित होती रहती है, इसलिए वो झर्राटे के से झटके से देती रहती है एसी करंट। लेकिन क्या है, डीसी क्या है, ना तो अपना मान बदलता है और ना ही दिशा बदलती है। ये डीसी जो है केवल एक ही झटके में इंसान को खत्म करने की हिम्मत रखती है, ठीक है। इसलिए जो डीसी है अधिक खतरनाक होती है एसी से। एसी में क्या है, मशीनें जो हैं उच्च क्षमता की होती हैं तथा उसमें मरम्मत की आवश्यकता भी कम होती है, यानी कि सस्ता होता है मरम्मत कार्य एसी में। और क्या है, मशीनों की क्षमता भी हाई होती है, उच्च होती है। और डीसी में मशीनों की क्षमता जो है कम होती है, मशीनों की क्षमता कम होती है और उनकी देख रेख महंगी होती है, यानी कि जो उनका मरम्मत कार्य है वो महंगा होता है डीसी में, ठीक है दोस्तों। दोनों अपनी जगह स्थान रखती है, दोनों की अपनी कुछ हानियां व फायदे हैं, ठीक है दोस्तों। किसी का कहीं फायदा दिखता है, किसी का कहीं पर घाटा भी दिखता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ शब्दावली हैं जो हम एसी थ्योरी वाले चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, साइन वेव के बारे में, यानी कि जया तरंग। साइन वेव को क्या बोलते हैं, जया तरंग। प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के कला कोणों के जया मान का समय अक्ष पर तैयार किया गया वक्र ही जया तरंग कहलाती है। क्या है, ये जो वक्र है इसी को हम साइन वेव कहते हैं। ये यहाँ पर हम जो ये वेव है इसको करंट भी कह सकते हैं, या फिर हम वोल्टेज से भी इसे डिनोट करते हैं। प्रत्यावर्ती राशि हेतु जया तरंग को ही आधार लिया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, जब भी हम प्रत्यावर्ती राशि के बारे में पढ़ेंगे वहां पर हम साइन वेव से ही को ही आधार मानकर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। समय अक्ष पर तैयार किया गया वक्र होता है, ये किस पर, समय अक्ष पर तैयार किया गया वक्र होता है। आगे पढ़ते हैं चक्र, यानी कि साइकिल क्या होता है, एक चक्कर क्या होता है। प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के एक पूर्ण परिवर्तन को एक चक्कर कहते हैं, एक चक्कर कहते हैं। एक चक्कर कौन सा होता है, ये देखिए, ये पूरा एक चक्कर हो गया। एक बार ये पॉजिटिव में है और एक बार ये नेगेटिव में है। इस पूरे एक चक्कर को, इस पूरे एक को चक्कर कहते हैं। एक चक्कर क्या है, 360 डिग्री अथवा 2 पाई का होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर इसका मान होता है पाई और यहाँ पर होता है 2 पाई। यानी कि जो एक चक्कर है 360 डिग्री का एक चक्कर होता है, यानी कि 2 पाई का एक चक्कर होता है। प्रत्येक राशि धारा या वोल्टेज जो है अपने एक चक्कर में 2 बार शून्य से गुजरती है। कितनी बार, 2 बार। मान लीजिए एक बार यहाँ पर शून्य है, शून्य पर है, ये एक बार यहाँ पर आई शून्य है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये चक्कर खत्म हो गया, यानी कि धारा हो या फिर वोल्टेज हो, अपने एक चक्कर में 2 बार शून्य से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों। एक राशि जो है 2 बार शून्य से होकर गुजरेगी एक चक्कर के अंदर, ठीक है। और आप सभी को समझ आ गया एक चक्कर कौन सा होता है, 360 डिग्री का एक पूर्ण परिवर्तन, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। आगे देखते हैं आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मेन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्कर की संख्या आवृत्ति कहते हैं। क्या है, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाती है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बिल्कुल आसान है। मान लीजिए ये कोई वक्र है, यहाँ पर जो है हर सेकंड जो है बदलती रहती है। ये फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि एक सेकंड में ये कितनी बार पॉजिटिव में गई है और कितनी बार नेगेटिव में गई है, कितनी बार पॉजिटिव में गई है और कितनी बार नेगेटिव में गई है। जो ये साइन वेव होती है ना, भारत के अंदर एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव नेगेटिव से होकर गुजरती है। कितनी बार, एक सेकंड में ये
50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव होती है। ठीक है दोस्तों, 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव। कहाँ पर? भारत के अंदर। लेकिन यूएसए के अंदर कितनी होती है फ्रीक्वेंसी? 60 हर्ज। 60 हर्ज, यानी कि यूएसए में ये 60 बार पॉजिटिव और 60 बार नेगेटिव से होकर गुजरती है। एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्कर की संख्या ही आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ज होता है। क्या होता है? हर्ज, HERTZ, हर्ज होता है। इसको डिनोट किसे करते हैं? HZ से, और फ्रीक्वेंसी से F। या फिर हर्ज होती है, या फिर चक्कर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाती है? चक्कर प्रति सेकंड। आवृत्ति को मापने के लिए आवृत्ति मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? आवृत्ति मीटर का। और आवृत्ति का क्या फॉर्मूला होता है? आवृत्ति विक्रमानुपाती होती है समय के। फ्रीक्वेंसी जो है 1/T होती है। क्या होती है? 1/T होती है। ठीक है दोस्तों, अगर टाइम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर टाइम कम होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। उम्मीद आप सभी को फ्रीक्वेंसी जो है अच्छी तरीके से समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं। आवर्तकाल यानी कि पेरियोडिक टाइम क्या होता है? एक संपूर्ण चक्कर को पूरा होने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहता है? मान लीजिए ये एक चक्कर काटा साइन वेव में, तो ये एक चक्कर, पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगा, उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर को पूरा होने में लगा समय ही आवर्तकाल होता है। इसका मात्रक होता है सेकंड। और आवर्तकाल को किसे? टी से डिनोट करते हैं, टी से। और ये किसके? 1/F, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आवर्तकाल कम होगा। सेम टू सेम है, आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, मात्रक इसका सेकंड होता है। और क्या होता है? एक सेकंड में एक चक्कर लगाने में कितना इसे समय लगा, उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। पेरियोडिक टाइम को हम थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये होता है समय अक्ष है ये। अब समय अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगा है? T। एक पूरा, और आधा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? आधा चक्कर ये होगा 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर। तो आप लोग कहेंगे आधा चक्कर काटने में लगा T/2, यानी कि T/2। सवाल में कभी कभी आ जाता है, सवाल पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, कि आपको टाइम दे देगा और कहेगा कि आधा चक्कर काटने में इसे कितना समय लगा। आधा चक्कर जितना भी उसमें T का मान दिया होगा हम उसे 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, और पूछ ले कि अधिकतम मान पर पहुंचने में कितना टाइम लगा। अधिकतम मान पर आप सभी को मैंने बताया ये होता है अधिकतम मान। ठीक है, अधिकतम मान। अब सवाल पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि करंट को मान लीजिए आप, किसको? करंट जो है कितने समय में अपने मैक्सिमम मान पर पहुंचा होगा। करंट कितने समय में अपने मैक्सिमम मान पर कब पहुंचा होगा? देखिए, आधा चक्कर लगने में उसे टाइम लगा T/2, यानी कि पाई पर पहुंचने में कितना टाइम लगा? T/2। तो पाई/2 जो होता है, पाई/2 पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको? पाई/2 पर पहुंचने में उसे लगेगा T/4। एग्जाम में सवाल में देगा वो आपको T का मान लीजिए एक सेकंड में एक चक्कर लगाया, यानी कि आवर्तकाल कितना आ गया? T। अब वो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि करंट को मैक्सिमम मान पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी टाइम दिया हुआ है उसको 4 से भाग कर देंगे। किससे? 4 से भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो अपने मैक्सिमम मान पर पेरियोडिक टाइम के चौथे हिस्से में पहुंचा होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो 90 डिग्री के मान पर अपने मैक्सिमम मान पर पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पेरियोडिक टाइम समझ आ गया होगा। आवर्तकाल, एक चक्कर को लगने में समय, एक चक्कर को पूरा होने में लगा समय ही आवर्तकाल होता है। और क्या है? मैक्सिमम मान पर कब पहुंचता है? T/4 पर। और आधा चक्कर कब पूरा करता है? T/2 पर। ठीक है दोस्तों, और फ्रीक्वेंसी और करंट जो है एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। आगे पढ़ते हैं। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का धन अथवा ऋण दिशा में अपने अक्ष से अधिकतम मान तक की दूरी आयाम कहलाती है। क्या कहता है ये देखिए,
ये एक साइन वेव है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये वाला अक्ष है ये इनके मान को दर्शाता है, और मान को ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होता है, ये आयाम होता है। यही कहता है प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का धन यानी कि पॉजिटिव और ऋण ऋण यानी कि नेगेटिव दिशा में अपने अक्ष से, अक्ष कौन सा है इसका, ये अपने अक्ष से अधिकतम मान तक की दूरी ही आयाम कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आसान था, समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या आगे है। तात्क्षणिक मान यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसको किसे डिनोट करते हैं, वी वोल्टेज के टी, वी ऑफ टी। किसी भी तरंग के प्रत्येक क्षण के सापेक्ष लिया गया मान ही तात्क्षणिक मान कहलाता है। किसी भी तरंग के प्रत्येक क्षण यानी कि कोई भी क्षण है, मान लीजिए ये एक तरंग है, साइन वेव है, इसके किसी भी समय, ये टाइम है, मान लीजिए यहां पर इसका मान कितना है, यहां पर इसका मान कितना है, यहां पर किसी भी समय, किसी भी क्षण जो है, किसी भी तरंग के प्रत्येक क्षण के सापेक्ष लिया गया मान ही तात्क्षणिक मान कहलाता है। किसी भी क्षण लिया गया मान ही उसका तात्क्षणिक मान होता है। आप सभी को पता है जो साइन वेव है प्रत्येक क्षण जो है अपना मान और दिशा में परिवर्तन करती है, इसलिए हम इसे, इसका तात्क्षणिक मान किसको कहेंगे, प्रत्येक क्षण होने वाला परिवर्तन, और किसी भी क्षण लिया गया उसका मान ही तात्क्षणिक मान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। आगे देखते हैं शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू क्या होती है। पीक वैल्यू प्रत्यावर्ती राशि के धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान ही उसका शिखर मान कहलाता है। मान लीजिए ये एक वेव है, इसका जो अधिकतम मान कितना है आप सभी को पता है, ये है इसका अधिकतम मान है, ये सभी इसका अधिकतम मान है। अब इस अधिकतम मान को ही हम पीक वैल्यू कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि इस दिशा में भी, नीचे की दिशा में भी जो है ये ऋणात्मक में होगा और ये धनात्मक में होगा। जो इसका पीक वैल्यू होती है, जो अधिकतम मान होता है, इसी को हम पीक वैल्यू कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आरएमएस मान, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। आरएमएस मान कहते हैं इसको, आरएमएस मान वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान इसको कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्येक क्षण अपने मान को परिवर्तित करती है, अतः मापन एवं गणना हेतु आरएमएस मान का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता है जो प्रत्यावर्ती धारा है हर क्षण हर समय अपने मान और दिशा में परिवर्तित करती है। अब दिक्कत क्या थी, अब दिक्कत थी इसका मान मापने में, कि इस समय क्या मान है, इस समय इसका क्या मान है, इस समय इसका मान है, क्योंकि ये हर समय तो अपना मान बदलती है, इसलिए इसकी मापन और गणना के लिए आरएमएस मान को ही आधार लिया जाता है। आरएमएस मान से ही हम इसका मापन एवं गणना कर सकते हैं। किसे, आरएमएस मान से। आरएमएस मान होता क्या है, आरएमएस मान प्रत्यावर्ती धारा का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना कि समान समय में डीसी उत्पन्न करती है। आरएमएस मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वह मान होता है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना कि समान समय में डीसी उत्पन्न करे। ठीक है, आरएमएस मान को ही हम मापन के लिए प्रयोग करते हैं। अब आरएमएस मान को ही प्रभावित मान नहीं, प्रभावी मान, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, क्या मान कहते हैं, प्रभावी मान कहते हैं। आरएमएस मान को ही हम प्रभावी मान कहते हैं। वास्तव में यह मान एसी के तात्कालिक मानों का वर्ग करके औसत निकाला जाता है। ठीक है, इसकी मान कितना होता है, आई आर एम एस का मान कितना होता है 0.707 इंटू आई एम यानी कि मैक्सिमम करंट। उसी तरह ई आर एम एस, ई क्या है यहाँ पर, वोल्टेज है, 0.707 इंटू ई एम यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज। मैंने आपको पहले ही बताया था आई एम को क्या कहते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट, और ई एम को मैक्सिमम वोल्टेज कहते हैं। अब हमें आरएमएस मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, मान लीजिए दिया हुआ है 20 मैक्सिमम वैल्यू, आई एम का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि मैक्सिमम करंट का मान दिया हुआ है 20,
तो उसका IRMS मान क्या होगा, IRMS मान कितना होगा 0.707 इंटू 20, इसका RMS मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को RMS मान समझ आ गया होगा जी। हमें क्या है, हमें बस ये वैल्यू याद रखनी है 0.707 इंटू IM, और ये इंपॉर्टेंट है 0.707 इंटू EM यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज। आगे समझते हैं औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू क्या होती है। किसी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान DC के उस मान के बराबर होता है जिससे किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती राशि के समक्ष आवेश स्थानांतरित होता है, आवेश स्थानांतरित होता है। देखिए RMS और एवरेज वैल्यू में याद रखने वाली दो चीजें हैं। देखिए एक तो हमें ये वाला मान याद रखना है यानी कि आई एवरेज कितना होता है 0.637 इंटू IM यानी कि मैक्सिमम करंट, ई एवरेज यानी कि वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज कितनी होगी 0.637 इंटू EM यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज। इसमें ये याद रखने वाली चीज है। और क्या है, इसमें जो है अब एवरेज वैल्यू जो है आवेश स्थानांतरित के सिद्धांत पर निर्देशित की गई है। किसके, आवेश स्थानांतरित के सिद्धांत पर, आवेश स्थानांतरित के सिद्धांत पर। और जो RMS मान है, RMS मान जो है उष्मा स्थानांतरित के सिद्धांत पर बताई गई है। किसके सिद्धांत पर, उष्मा स्थानांतरित के। किसको, RMS मान जो है उष्मा स्थानांतरित, और एवरेज वैल्यू जो है आवेश स्थानांतरित के सिद्धांत पर है। ठीक है, एवरेज वैल्यू याद क्या करना है 0.637 इंटू IM, 0.63 इंटू EM। यहाँ पर 0.707, 0.707, 0.637। ठीक है दोस्तों, एवरेज वैल्यू। अब आगे समझते हैं शिखर गुणांक क्या होता है यानी कि पीक फैक्टर क्या होता है। पीक फैक्टर को हम क्रेस्ट फैक्टर भी कहते हैं। प्रत्यावर्ती राशि का अधिकतम मान तथा प्रभावी मान का अनुपात ही शिखर गुणांक कहलाता है। अधिकतम मान तथा प्रभावी मान, अधिकतम मान कितना होता है, किसको निकालना है, IM को। IM यानी कि अधिकतम मान किसको निकाल रहे हैं हम, पीक फैक्टर को निकाल रहे हैं, शिखर गुणांक को। शिखर गुणांक क्या होता है, अधिकतम मान यानी कि IM बटा में अनुपात किससे है, इसका प्रभावी मान से। प्रभावी मान को हमें अभी पढ़ा है RMS मान भी कहते हैं। प्रभावी मान को क्या कहते हैं, RMS मान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सोल्व करके देखते हैं। IM ऊपर ऐसे कैसे, IRMS को हमने क्या पढ़ा है 0.707 इंटू IM हमने पढ़ा है। ये क्या मान होता है RMS का 0.707 इंटू IM, और IRMS का मान यहाँ रख रहे हैं 0.707 इंटू IM। अब यहाँ से IM से तो IM कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 0.707। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो IM का मान कितना आ जाएगा, IM का मान आ जाएगा 1.414 यानी कि पीक फैक्टर का मान कितना आ गया, पीक फैक्टर का मान आ गया 1.414। इसमें क्या याद रखना है कि पीक फैक्टर कितना होता है, और पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, IM बटा में IRMS क्या होता है, अधिकतम मान तथा RMS मान का अनुपात। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 1.414। आप इस वैल्यू को सीधा डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। आपको ये तो याद रखना ही है IM बटा IRMS होता है, साथ में ही ये वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी आपको 1.414 होती है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, आगे है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, प्रत्यावर्ती राशि के प्रभावी मान का औसत मान से अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। किसका मान, प्रभावी मान का यानी कि IRMS का प्रभावी औसत मान से यानी कि आई एवरेज। ठीक है दोस्तों, IRMS का आई एवरेज से अनुपात क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे सोल्व करके देखें तो क्या होगा, IRMS का मान कितना होता है 0.707 इंटू IM, और आई एवरेज का मान कितना होता है 0.637
37 इंटू आई एम। आई एम से तो आई एम कट जाएगा, अब क्या बचेगा 0.707 अपॉन 0.637। अगर इसे हम काट पीट के करेंगे तो फॉर्म फैक्टर का मान पता है क्या आएगा, फॉर्म फैक्टर का मान आएगा 1.11। क्या 1.11 आएगा, फॉर्म फैक्टर का मान कितना आएगा 1.11। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद करने का एक तरीका है, देखिए याद कैसे कर सकते हैं इसको। आपको याद रखने के लिए लिखना पड़ेगा, पहले करेंगे पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है, आई एम बटा में आई आर एम एस, नीचे रख देंगे आई एवरेज, आई एवरेज। ठीक है, ऊपर आई एम को आई आर एम एस, ये क्या आ गया, ये तो आ गया पीक फैक्टर का, और आई आर एम एस बटे आई एवरेज नीचे वाला जो आ गया ये आ गया फॉर्म फैक्टर का, फॉर्म फैक्टर का। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं फॉर्म एफ ओ आर एम, फॉर्म, फॉर्म में आखिरी में क्या आर एम, ऊपर आएगा फॉर्म फैक्टर में आर एम एस, नीचे आएगा एवरेज का, ऊपर क्या आएगा आर एम एस, नीचे आएगा एवरेज। या फिर आई एम बटा आई आर एम एस बटा में आई एवरेज, तीनों को एक लाइन में लिख लेंगे। ऊपर वाले जो दो होंगे वो तो उसको पीक फैक्टर को डिनोट करेंगे, और जो नीचे वाले होंगे वो फॉर्म फैक्टर को डिनोट करेंगे। या फिर आप फॉर्म फैक्टर का याद रखना चाहते हो तो आर एम एस, जैसे फॉर्म में आखिरी में क्या रहा आर एम, तो ऊपर आएगा आर एम एस, नीचे आएगा एवरेज। फॉर्म फैक्टर इसका पीक फैक्टर का मान कितना होता है 1.414, और फॉर्म फैक्टर का होता है 1.11। ये वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। जैसे आई, पहले करते हैं आर एम एस, आर एम एस का मान क्या होता है 0.707 इंटू आई एम। एवरेज मान कितना होता है आई एवरेज, आई एवरेज होता है 0.637 इंटू आई एम। पीक फैक्टर का क्या मान होता है, पीक फैक्टर का मान होता है 1.1414, और फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, फॉर्म फैक्टर का मान 1.11, 111। ठीक है, 1.11 ऐसे याद रख सकते हैं 111। ठीक है, 1.11। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है फेज, फेज क्या होता है, जो आज हम ये पढ़ाई कर रहे हैं हम सिंगल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं। किसकी, सिंगल फेज में। थ्री फेज में आप सभी को पता है एसी में दो होते हैं, एक होता है सिंगल फेज, एक होता है थ्री फेज। सिंगल फेज में तो दो तार होती है, एक फेज होती है और एक न्यूट्रल होती है। थ्री फेज में एक आर वाई और बी, तीन फेज होते हैं, और चौथी तार जो होती है वो न्यूट्रल की होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं एसी, सिंगल फेज एसी के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम पहले फेज। देखिए फेज क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तथा वोल्टता का मान एवं प्रवाह की दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होती रहती है। हमने अब बिल्कुल देखा है, धारा और जो वोल्टता का मान है और दिशा है एक नियत दर पर परिवर्तित होती रहती है। अतः किसी भी पल जो है उसकी दिशा ही उसकी कला व फेज कहलाती है। मान लीजिए ये एक साइन वेव है, ये जो एंगल दिखा रहा है ये क्या है, ये है ये फेज ही दिखा रहा है, ये इसका फेज को दिखा रहा है। ठीक है, फेज कहाँ पर चल रहा है, किस एंगुलर वेलोसिटी पर चल रहा है, इसको क्या दिखा रहा है एंगुलर वेलोसिटी को, समय। फेज, फेज आ गया आपको समझ, एक नियत दर पर जो है धारा का और वोल्टता का मान बदलता रहता है। अतः किसी भी पल कोई भी समय उसकी दिशा ही उसकी कला व फेज कहलाती है। उसकी जो दिशा होती है किसकी, फेज की, फेज की जो दिशा होती है ना वो किसी भी समय कला कहलाती है या फिर फेज कहलाती है। आगे समझते हैं इन फेज क्या होता है। इन फेज, जब दो प्रत्यावर्ती राशियां धारा और वोल्टेज साथ साथ घटती या बढ़ती हुई एक ही समय अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती हैं, तब वह राशियां एक दूसरे के सापेक्ष इन फेज कहलाती हैं। देखिए ये एक साइन वेव है, ये तो है वोल्टेज की, अब एक करंट की बनाते हैं। ये देखिए ये किसकी है, ये करंट की है। अब इन फेज क्या होता है, जब दोनों राशियां धारा और वोल्टेज
एक ही समय पर, किस पर, एक ही समय अपने अधिकतम मान पर, अपने अधिकतम मान पर एक ही समय पर पहुंचे तो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन फेज। ये देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री पर ही इन दोनों ने अपना मैक्सिमम मान प्राप्त किया। वोल्टेज ने अपना मैक्सिमम मान प्राप्त किया और करंट ने अपना ही मैक्सिमम मान प्राप्त किया। कितने पर, 90 डिग्री पर। और यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 डिग्री पर दोनों राशियों ने अपना जो है लोवेस्ट जो है प्राप्त किया, लोवेस्ट मान प्राप्त किया। यानी कि एक ही समय पर वो दोनों जीरो पर आए और ऐसे ही नेगेटिव में है। यहाँ पर दोनों ने अपना मैक्सिमम मान प्राप्त किया नेगेटिव में, और यहाँ पर 360 डिग्री में फिर से ये जीरो पर आ गई। यानी कि एक ही समय में अपने अधिकतम और अपने लोवेस्ट मान को प्राप्त करती हैं, तो उसको इन फेज कहते हैं। एक होता है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज क्या होता है, जब दो प्रत्यावर्ती राशियां एक दूसरे के सापेक्ष कुछ अंश आगे अथवा कुछ अंश पीछे घटती या बढ़ती रहती हैं, आउट ऑफ फेज कहलाती हैं। देखिए मान लीजिए ये एक वोल्टेज की है, ये वोल्टेज का ग्राफ है और करंट का है एफ ए। किसका है ये है करंट का। एक मिनट, ऐसे दर्शाते हैं इसको। ये देखिए यहां पर दो है, ये वोल्टेज का है, ये करंट का है। अब वोल्टेज ने तो है जो अपना मैक्सिमम मान का कब प्राप्त कर लिया, यहां पर। लेकिन करंट ने कब किया, करंट ने किया यहां पर अपना मैक्सिमम मान प्राप्त। उसी प्रकार जो लोवेस्ट है, ये वोल्टेज ने तो यहाँ पर अपना मैक्सिमम मान प्राप्त कर लिया नेगेटिव में, और करंट ने यहाँ पर। उसी प्रकार जीरो देख लीजिए, यहाँ पर तो लोवेस्ट मान प्राप्त कर लिया वोल्टेज ने और करंट ने किया यहाँ पर। तो क्या ये आउट ऑफ फेज है, दोनों जो है एक दूसरे के आगे या पीछे चल रही हैं, या तो लीडिंग में है या फिर लैगिंग में है। लीडिंग और लैगिंग के बारे में हम जो है कल पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कुछ आगे चलती हैं और कुछ पीछे चलती है। ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या बनता है दोनों का, ये देखिए एंगल क्या बनता है, इतना थीटा का एंगल बनता है इनका, थीटा का, एक मिनट, थीटा का एंगल बनता है इनका। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट। यानी कि कोई ना कोई राशि आगे या पीछे चलती है, लीडिंग या लैगिंग होती है, और इन दोनों के बीच में थीटा का एंगल बनता है। लेकिन जो इन फेज होता है, इन फेज में क्या होता है, इन फेज में एंगल जीरो रहता है। एक ही अक्ष पर जो है करंट होगा और एक ही अक्ष पर वोल्टेज होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका वेक्टर रूप होता है। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर रूप, वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है, एक ही समय में जो है दोनों राशियां एक ही मान पर हैं, तो इसी को इन फेज कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, जो थीटा का मान होता है उसका मान होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री होता है थीटा का मान। और यहाँ पर थीटा का मान कुछ ना कुछ संख्या में होता है, जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, कुछ ना कुछ होता है यहाँ पर। ठीक है, आउट ऑफ फेज के अंदर। अब एक होता है एंटी फेज। क्या होता है, एंटी फेज। यदि दोनों प्रत्यावर्ती राशियों के बीच 180 डिग्री का फेज अंतर हो, कितने का, 180 डिग्री का फेज अंतर हो, तो उन्हें एंटी फेज कहते हैं। ये देखिए डायग्राम से समझते हैं इसे भी। ठीक है, ये तो हो गया वोल्टेज का। और अब आती है करंट की बारी। करंट, करंट जो है ये है करंट का। ये किसको दर्शा रही है, ये दर्शा रही है आई को, करंट को। अब देखिए जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो अपना चक्कर अपने जीरो पर यहाँ पर पहुंची है पॉजिटिव में, लेकिन ये किस में है, नेगेटिव में। जब वोल्टेज पॉजिटिव में थी तो करंट नेगेटिव में था, और जब करंट पॉजिटिव में गया तो वोल्टेज नेगेटिव में आ गई। उसी प्रकार अगले में देखिए, अगले में जब वोल्टेज पॉजिटिव में गई तो करंट नेगेटिव में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, दोनों राशियों के अंदर जो है 180 डिग्री का अंतर है। इसको बोलते हैं हम एंटी फेज। आप सभी को इन फेज, आउट फेज और एंटी फेज समझ आ गया होगा। और यहाँ पर क्या होता है, 180 डिग्री का फर्क होता है, 180 डिग्री का फर्क होता है वोल्टेज और करंट में। यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा, 180 डिग्री का। यहाँ पर एंटी फेज में थीटा का मान होता है 180 डिग्री, और आउट ऑफ फेज में कुछ मान होता है थीटा का,
वो सवाल के अनुरूप निकालना पड़ता है और यहाँ पर इन फेज में 0 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास में मज़ा आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी एसी थ्योरी के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का जो पार्ट है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। और एसी थ्योरी वाली जो क्लास है ये लंबी चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, अगर आप हरियाणा एलएमएसए की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस बैच से लगातार जुड़े रहिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में।